Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनको करेंगे एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 18th ऑफ जून 2026। इस तरह से डॉन न्यूज़पेपर के अंदर पेज होता है जो कि एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का होता है जिसके अंदर 1, 2 एंड 3 एडिटोरियल्स होते हैं और बाकी जो हैं वो और ओपिनियंस होते हैं। अभी के लिए आपके साथ जो एडिटोरियल्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। बाकी जो ओपिनियंस की अगर बात की जाए तो वेबसाइट के ऊपर अगर आप पेन ग्रेविटी को विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको ओपिनियंस जो हैं 2024 के इस तरीके से मिल जाएंगे और साथ में आपको 2025 के भी मिल जाएंगे। 2026 के ओपिनियंस की अभी हमने सीरीज़ शुरू नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए लेक्चर्स, जैसे कि करंट अफेयर्स का कोर्स जो है मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं उसके अल्टरनेट में। ठीक हो गया जी। और इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें जी, आप हम लोग शुरू करते हैं आपके जो एडिटोरियल्स हैं टुडे डॉन न्यूज़पेपर के उनको। फर्स्ट वन है वर्ड्स दैट वाउंड। वर्ड्स अल्फाज को कहते हैं, वाउंड ज़ख़म को कहते हैं, वो वाले अल्फाज जो आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं उनके बारे में बात करता है। बात क्यों करता है? बात इसलिए करता है बिकॉज टुडे इज़ 18th ऑफ जून और 18th ऑफ जून जो है वो समझ लें कि वो समझ लें नहीं बल्कि होता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। ठीक है, इंटरनेशनल डे है टू काउंटर हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या होता है? किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी को जो है बुरा भला कहना, गलत नज़रियात किसी बारे में रखना। ठीक है, तो इसको लेकर राइटर ने ये एडिटोरियल लिखा है। इस रीज़न से लिखा है कि टुडे इज़ इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। तो इसमें राइटर लिखता क्या है? इसमें राइटर जो है बेटा वो दो चार बातें लिखता है। पहली तो वो हेट स्पीच के बारे में लिखता है क्योंकि आज उसका इंटरनेशनल डे है। तो लिखता क्या है? लिखता वो ये है कि आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया जो है हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की एक ख़राबी है, एक प्रॉब्लम है उसमें, और वो ये है कि वहाँ पर वेरिफ़िकेशन करने का किसी भी न्यूज़ को कोई प्रोसेस नहीं है। जो जो चाहता है वो मिस इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है। किसी चीज़ के बारे में क्या किया जाता है, यानी किसी इंसान के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी मज़हब के बारे में, किसी मुल्क के बारे में या व्हाटएवर किसी के बारे में भी लोग जो है यानी कि गलत राय भी दे देते हैं विदाउट कंफर्मेशन। तो जब एक बंदा जो है वो किसी चीज़ न्यूज़ को शुरू करता है तो नेक्स्ट जो दूसरे यूज़र्स हैं वो विदाउट वेरिफिकेशन जो है उस न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम वो कहता है ऐसा सेट है कि किस चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो उसको ज़्यादा दिखाता है। सो दैट इज़ द रीज़न। आप लोग भी समझ सकते हैं कि वल्गैरिटी क्यों ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आपको नज़र आती है, क्यों उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं, बिकॉज़ लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप दूसरे जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है या कोई और आप प्लेटफॉर्म्स कह सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के हैं, तो उनके व्यूज़ आप देखेंगे बहुत कम हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट आप लोग जो है मुख्तलिफ वो वाले प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर जो है लड़कियाँ डांस कर रही हैं या व्हाटएवर कोई भी जो है अखलाकियात से नीचे वर्क कर रहा है तो उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा ही सेट है। तो यहाँ पर राइटर यही कहता है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है या जिनको आप रेटिंग वाली न्यूज़ कह सकते हैं तो लोग वो बहुत जल्दी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन उससे होता क्या है? उससे मिस इन्फॉर्मेशन पैदा होती है। जैसे मैं इसकी सिंपलेस्ट अगर एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी के बारे में आप ये कह दें कि उसने कुरान की तौहीन की है पाकिस्तान के अंदर, किसी क्रिश्चियन के बारे में ये कह दिया जाए कि उसने जो है कुरान मजीद की तौहीन की है, कुरान मजीद जला दिया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत रिमार्क्स दिए हैं, तो ये न्यूज़ बड़ी स्पीड से फैलेगी और इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट फिर वायलेंस होगी, फिर उस बंदे के अगेंस्ट जो है उसके राइट्स की वायलेशन होगी या उसको मार दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, व्हाटएवर जो भी किया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस विदाउट वेरिफिकेशन होगा। सो दैट्स वाई वो कहता है कि टुडे इज़ द डे और टू काउंटर हेट स्पीचेस। तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसी की एग्जांपल वो आगे इसको कंटिन्यू करता है। मुसलमान जो यूरोप के अंदर रह रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर वो बताता है कि किस तरीके से उनको ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है। कि लास्ट टाइम एक एग्जांपल वो देता है कि वहाँ पर एक अटैक हुआ
किसी तो उसमें अटैक के अंदर ये बगैर वेरिफिकेशन के ये कह दिया गया कि जो अटैक करने वाला है वो मुसलमान है, यानी कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ पर होती है लंदन के अंदर, तो बगैर वेरिफिकेशन ये कह दिया जाता है कि वो मुसलमान है, तो जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इन द सेम फैशन आप अमेरिका के अंदर भी वो जो मुसलमान रहते हैं उनको देख सकते हैं, जब वेन एवर को टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले उनकी वेरिफिकेशन उनके उन उन वो शुरू हो जाती हैं, उनके गिर्द जो है ना दायरा तंग कर दिया जाता है। तो इसको आप इस्लामोफोबिया कह सकते हैं। इसी को आगे वो एक्सटेंड करता है, कहता है यही चीज़ जो माइनॉरिटी राइट्स की पाकिस्तान के अंदर हमको देखने के लिए मिलती है, जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। और देन वो आपको सॉल्यूशंस इसके देता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि हम इस हेट स्पीच को कैसे रोक सकते हैं, और अगर ये फैल भी जाती है तो फिर भी क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा बस एक चीज़ और आपको बता दूं, एप्लीकेशन आप सब लोग जो है वो इंस्टॉल ज़रूर कर लें, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आगे जो प्लान है वो उसमें ये है कि हम लोग जो लेक्चर्स होंगे वो यूट्यूब की बजाय आपको एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो एडिटोरियल्स के या ओपिनियंस के या कोई भी फ्री लेक्चर भी आपको वहाँ पर ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल एडिटोरियल्स फ्री होंगे आपके लिए। आपने जस्ट वहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करना है, डन ओपिनियन एनालिसिस का जो आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करें, वहाँ से 2026 में चले जाएं, वहाँ पर आपको ये लेक्चर ये कोर्स जो है जो मिल जाएगा, जो कि जून का होगा। तो जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होंगे वहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो एडिटोरियल से रिलेटेड हैं वो देख सकते हैं। कुछ सेक्शन ओपिनियंस के जो लेक्चर्स हैं वो पेड हैं, आप नहीं लेना चाहते हैं, इट्स ओके, जो आप फ्री हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आप एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करें, उसको इस्तेमाल करें, फीडबैक दें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। तो आगे चलते हैं आप डिटेल के अंदर। डिटेल में बेटा मैंने सोशल मीडिया को लेकर जो बातें बोल दी सारी की सारी वहाँ पर यहाँ पर वही लिखी हुई हैं। डिजिटल एल्गोरिथम की बात मैंने की, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हेट स्पीच फाइनल क्या होता है, वायलेंस होती है, एक्सट्रीमिज़म होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाया कि एट द एंड क्या होता है, किसी इंसान की जान चली जाती है। ठीक है, इस्लामोफोबिया की मैंने बात की यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। आगे आ जाती है यहाँ पर आपने बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट इस्लामोफोबिया वो किस दिन मनाया जाता है। ये यूएनओ का इंटरनेशनल डे है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर दी, सेक्टेरियनिज्म जरावाला का इंसिडेंट होता है 2023 के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वो उसके अंदर भी कई जो क्रिश्चियंस हैं उनके घर जला दिए जाते हैं। तो ये सारा का सारा किस वजह से होता है, विदाउट वेरिफिकेशन। अब इससे पहले कि मैं सॉल्यूशंस की तरफ जाऊं, एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये ऐड कर देता हूँ, ये आपने समझनी भी है और आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी। बेटा जो मज़हब है ना, इसको आपकी सोच है किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मज़हब को पॉलिटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मज़हब को जो है डिफेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वॉरियर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस दुनिया में मज़हब को। ठीक है, और ये मैं ना सिर्फ इस्लाम की बात कर रहा हूँ, हर एक मज़हब, हर एक रिलीजन, कोई हिंदू है इंडिया में देख लें, हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो मज़हब का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम रिलीजन का कार्ड बोलते हैं। पाकिस्तान में देख लें, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो मज़हब के नाम के ऊपर वोट्स ले रही हैं, मज़हब के नाम के ऊपर ज़कात ले रही हैं, मज़हब के नाम के ऊपर बड़ा कुछ कर रही हैं। तो मेरी इन बातों को काइंडली आप लोगों ने बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने लेना है। अपने एहसासात और इन चीज़ों को साइड पर रख कर आपने इन चीज़ों को सुनना है। ठीक है ना? आपके जज़्बात, एहसासात अगर उनको बीच में मिक्सअप करेंगे या सोशल मीडिया के ऊपर जो दिखाते हैं उसको मिक्सअप करेंगे, देन मे बी आप लर्न नहीं कर पाएँगे। जो क्रिटिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा-सा मे बी हेल्पफुल रहे ये वेरिफ़िकेशन के लिए। 3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मेरे जब हम लोग स्टडीज़ कर रहे थे सीएसएस के एग्ज़ाम्स की, दैट टाइम हुई, कुछ बाद में हुई। पहली आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको आप अगर आपके पास टाइम होगा तो यू कैन ओपन फ्रॉम नेट से आप ब्रोज़ कीजिएगा। मशाल खां मर्डर हुआ था। मशाल खां, अब मुझे ज़्यादा तो नहीं याद, बस जो उसका मेन क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, ठीक है? यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, हॉस्टल में वो रहता था। यूनिवर्सिटी का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है राइट नो। वो आपके समझने के आई थिंक सो मे बी केपे की वाली साइड पे थी। लतीफ़ बटाई या इस वटेवर जो भी नाम था, आप लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा। अब होता क्या है कि उस मशाल लड़के का
क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है या हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ उनकी नहीं उसकी नहीं बनती ड्यू टू सम रीजंस, तो वो उनके अगेंस्ट जाता है। तो अब उस बच्चे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इसने तौहीन रसालत की है, और उसके बाद उस बच्चे के हॉस्टल का जो कमरा है वहाँ पर लड़के जो है डंडे वगैरह लेकर आते हैं, उसको मारते हैं, और वो बच्चे की डेथ हो जाती है। यानी कि अपने पर्सनल अपने रिवेंज के लिए उसको बच्चे को मार दिया गया, लेकिन उसके ऊपर टैग क्या लगाया गया, ये वाला। एक एक ये केस आप ओपन कर लीजिएगा। सेकंड है एक केस, और हाँ एक केस और था, आई थिंक सो डैट में बी कसूर। ज़ाहिर है जगहों के नाम जहन में नहीं रहते, लेकिन ये देखें, ये चीज़ें आपने जस्ट फॉर क्रिटिकल अप्रोच के लिए आप अपने जहन में रखनी होती है। मेरी जो अप्रोच होती है, मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेट्स और ये शुरू से मुझे याद नहीं होती, मैं नहीं करता। लेकिन मैं उसका जो मेन थीम हमेशा अपने ज़हन में रखता हूँ, जो कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। जैसे यहाँ पर जड़ा वाला इंसिडेंट था, मुझे जड़ा वाला इंसिडेंट का याद है, लेकिन 2023 में था, ये बाज़ का स्किप मैं नहीं इतना इनके ऊपर करता। लेकिन आप बीइंग अ स्टूडेंट आप करें, क्योंकि आपने वहाँ पर लिखना है पेपर में, मैंने कौन-सा अब लिखना है। अच्छा, सेकंड बेटा इंसिडेंट मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ, वो इंसिडेंट हुआ था, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मैनेजर था, उसको सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार के मार दिया कसूर के अंदर। अब उसके ऊपर उसने क्या इल्ज़ाम लगाया, सिक्योरिटी गार्ड ने, उसने यही इल्ज़ाम लगाया कि इसने तौहीन रसालत की है। और लोगों ने उस सिक्योरिटी गार्ड को बाजुओं के ऊपर उठाया और घुमाया और उसको हीरो बना दिया। एंड देन बट हमारे सामने क्या चीज़ आती है, हमारे सामने बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो उसके बाद ये चीज़ आती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड का जो मैनेजर के साथ जो बैंक का था, बन नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से उसने रिवेंज लेने के लिए मज़हब का कार्ड खेला। ठीक है, तो ये एक सेकंड इंसिडेंट था। तीसरा इंसिडेंट बेटा अगर आपके जहन में हो, एक सियालकोट के अंदर इंसिडेंट होता है, जो कि अब उस शख्स का मुझे नाम याद नहीं है, वो श्रीलंका का आदमी था, और यहाँ पर जो कोई कपड़े की फैक्ट्री थी, वहाँ पर वो एज ए मैनेजर वर्क कर रहा था। तो वहाँ पर उस बंदे को, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, उन्होंने मारा, मारने के बाद उसको आई थिंक सो जला भी दिया, और वो श्रीलंका का था। उसके बाद जो है पाकिस्तान को आई थिंक सो कौन था उस वक़्त, बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था, उसने पाकिस्तान को द मोस्ट डेंजरस स्टेट इन द वर्ल्ड का टाइटल भी दिया। अब इसके अंदर हमें उसमें भी जब बाद में इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो हमारे सामने एक ही चीज़ आई, और वो चीज़ ये थी कि उस मैनेजर की वर्कर्स के साथ बन नहीं पा रही थी, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमें नमाज के लिए नहीं जाने देता, और उसने उनका मर्डर कर दिया। इसके अलावा भी कई और भी एग्जांपल्स जो है ना, वो इस तरह की मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर होती रही हैं माइनॉरिटी राइट्स को लेकर। लेकिन ज़ाहिर है मैं और एक्सपेंड करूँगा तो वो आगे चलते जाएंगे। ठीक है, दैट्स इनफ। तो ये तीन एग्जांपल्स आपको मैंने पाकिस्तान के रेफरेंस से दी हैं। अब बात यह है कि ये जो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, क्या ये आपके किसी काम की हैं? तो बिल्कुल बेटा, ये आपके काम की हैं। ये सबसे पहले तो आपके माइनॉरिटी राइट्स इन पाकिस्तान आपको क्लैरिफाई करते हैं। फिर मज़हब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, वो आपके सामने ये लेकर आते हैं। देन फिर सोशल मीडिया की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये सोशल मीडिया की जो नेगेटिव साइड है, वो आपके सामने लेकर आते हैं। जैसे आप प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, किसी भी चीज़ के प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा चेक नहीं है, तो ये इसको आपके सामने लेकर आते हैं। तो बाय दिस वे आप जब एक ऐसे लिखेंगे, तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, आपके ज़हन में ये आइडियाज़, ये एग्जांपल्स रेजोनेट करेंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है, अब ये सारी बातें हो गई, सिचुएशन आपके सामने आ गई, सोल्यूशन क्या है? क्या हम इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल इसको रोक सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर अगर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि उसने ये वायलेशन की है, या उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनके ख़िलाफ़ कुछ बोला है, तो अब एक इंसान जिस तरह से पहले भी इल्ज़ाम लगा के उसका मर्डर कर दिया, बाद में पता चला यार उसने तो कुछ बोला ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करें अब? तो उसका ये एक प्रोसेस होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अब इन्होंने फिर इस्टेब्लिश किया नेशनल पैगाम अवाम कमेटी। अब इस कमेटी का मकसद ही यही था कि जो हेट स्पीच है और एक्सट्रीमिज़्म है, उसको काउंटर करना। ठीक है ना? तो इसमें यही है, पहले नंबर पर तो ये है कि व्हेनेवर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो, तो एक एक जस्टिस सिस्टम जो आपका है, वो मौजूद है, उसके थ्रू उस बंदे को सज़ा दी जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वाक़ई उस बंदे ने ये काम किया, अगर किया तो बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ।
ये तो नहीं है कि आप खुद से ही उठ के उसको सज़ा दे दें और इस तरह से अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करें। अच्छा, इंडिया वालों ने जहाँ पर मेरे ज़हन में अभी धुरंधर फ़िल्म आप सब ने देखी होगी, ठीक है? पार्ट 1 उसका देखा होगा, पार्ट 2 भी देखा होगा। तो धुरंधर फ़िल्म ज़ाहिर है जब जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, चीज़ें वही होती हैं लेकिन उनको देखने का जो एंगल है वो बदल जाता है। आप देखेंगे किसी और एंगल से, मैं देखूँगा किसी और एंगल से, एक 16 इयर्स या 18 इयर्स का बच्चा देखेगा वो किसी और एंगल से देखेगा। अब यही इंसिडेंट उसके अंदर दिखाया गया। बहरहाल उन्होंने क्या किया, अगर आपको याद हो तो वो मज़हब का ही उनके ऊपर एलिगेशन लगा के उन्होंने कहा ये जो दुकान खाली नहीं कर रहे थे और इस तरह से हम लोगों ने वो आपके सामने उन्होंने वो सिख था उसके ऊपर जो है मिट्टी का तेल, क्रिश्चियन था या सिख था, मिट्टी का तेल फेंक के उसको आग लगा दी। तो ये उसके अंदर उन्होंने दिखाया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ये नहीं हो रहा, इंडिया में भी सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान के एंगल से दिखाया, तो कुछ हद तक ये ठीक भी था, कुछ हद तक गलत भी था। हाँ, ये कहना कि आईएसआई करवा रही है सारा कुछ, तो ये भी तो गलत है, ठीक है ना? अब खुद भी तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बीइंग अ क्रिटिकली आपने चीज़ों को एनालिसिस करना है, बेशक वो फ़िल्म है, बेशक वो रियल लाइफ़ है कि क्या वाक़ई ही ये हो रहा है। अगर जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये हो रही है, फिर ही आप उसको रोक सकेंगे। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो रोकेंगे कहाँ से? बहरहाल, तो पहला तो ये है कि जस्टिस सिस्टम सीधा होना चाहिए, उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है सिविल सोसाइटी अपना किरदार अदा करे, मीडिया के ऊपर आकर लोगों को अवेयरनेस दी जाए इस चीज़ के बारे में। पाकिस्तान में तो सिंपल सी बात है, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी इंसान इस तरह के मामलात के ऊपर बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। कहीं को इसलिए नहीं करता कहीं मेरे ऊपर ही ना एलिगेशन लग जाए। तो नो वन वांट टू स्पीक। अब जैसे-जैसे मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरे ज़हन में इंसिडेंट्स आ रहे हैं। 3 एग्ज़ाम्पल्स आपको मैंने बता दी, चौथी एग्ज़ाम्पल अब मेरे ज़हन में आ रही है, जो सिंध के अंदर जो डॉक्टर था वो वाली एग्ज़ाम्पल मेरे सामने आई जिसको पुलिस वालों ने जिसका मर्डर किया था। अब उसका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो चौथी एग्ज़ाम्पल ये भी मेरे ज़हन में आ गई। तो जैसे-जैसे ज़ाहिर आप किसी चीज़ को जो है अनकॉन्शियस से फिर आपके कॉन्शियस में चीज़ें आती हैं, जैसे-जैसे आप उसको करेक्शन करते हो आइडियाज़ की। तो बहरहाल देयर आर लॉट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स, काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो रिलीजियस एजुकेटर्स को अपना रोल अदा करना चाहिए। रिलीजियस स्कॉलर्स का सबसे अहम किरदार है। जैसे कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, तो उसका इतना वज़न नहीं है। लेकिन अगर कोई आलम जो जिसकी बात को सुना जाता है, जिसके फॉलोवर्स हैं, अगर वो आकर ये बात कहे लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर कि अगर कोई इस तरह से तौहीन रिसालत करता है तो आपने उसको उसकी जान नहीं लेनी। आपने उसको अदारों के हवाले करना है। अदारे जो है उसको प्रोसेस करके उसको सज़ा या जज़ा देंगे। तो मे बी लोग उसकी बात को सुनें। या उसका ये रिलीजियस स्कॉलर्स का ये जो है समझ लें कि उनकी ये डोमेन है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को भी क्लैरिफ़ाई करें कि अगर कोई तौहीन रसालत करता है और एक आम इंसान उठकर उसका मर्डर कर देता है विदाउट वेरिफ़िकेशन और बाद में पता चलता है कि ये इस बंदे ने तो ये काम किया ही नहीं है, तो वो जो उसने मर्डर किया वो उस किस एंगल में जाएगा फिर, ठीक है? तो फिर जो है ना ये चीज़ें आई थिंक सो वो जैसा राइटर ने लिखी हैं, ये ज़्यादा जो है इसका सॉल्यूशन हमें मिल सकेगा। तो सॉल्यूशंस के अंदर बेटा वही बात है डिजिटल लिटरेसी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, हर चीज़ को शेयर नहीं कर देना है, वेरीफ़ाई कर लेना है, उसके बाद शेयर करना है, ये आपको देनी पड़ेगी, लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। प्लस जो है मीडिया का किरदार, प्लस जो है रिलीजियस स्कॉलर्स का किरदार, प्लस जो है एजुकेटर्स का किरदार, जस्टिस सिस्टम का बेहतर होना, ये सब जब बेहतर होंगे देन वी कैन काउंटर दीज़ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, दीज़ हेट स्पीचेज़ इन पाकिस्तान। ठीक है? तो ये कोऑर्डिनेटेड समझ लें, कोऑर्डिनेटर सब मिलकर ये काम करेंगे तो फिर ये होगा गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स और कम्युनिटी। और ये ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जंगल का कानून बन जाएगा। हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपना पर्सनल रिवेंज जो है वो ले लेगा और इससे क्या होगा सोसाइटी के अंदर लॉलेसनेस होगी, इससे क्या होगा सोसाइटी के अंदर जो है डिसइंटीग्रेशन होगी, सोसाइटी टूटेगी, कंट्री टूटेगी, दुनिया के सामने आपका इमेज ख़राब होगा। जैसे बाइडेन ने कहा द मोस्ट डेंजरस स्टेट इन द वर्ल्ड, जब आप लोगों ने श्रीलंका वाला जो मेंटर था उसको मर्डर किया, उसके बाद उसको जला दिया। तो ये ज़रूरी है पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए। ठीक हो गया जी। बाकी अगर पेपर पर्सपेक्टिव जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने कहाँ-कहाँ इसको इस्तेमाल करना है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी की बेहतरी के लिए। जैसे इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है? और सबसे बड़ी बात जो मैं कंक्लूड करता हूँ, बेटा अगर ये ऐसे ही चलता रहा
तो अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, मुझे तो आपको मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पैसे दूँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगवा दूँ कि आपने तौहीन अदालत की है, मर्डर आपका खुद ही हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये ना कहना कि मैं अल्लाह माफ़ करे किसी को टिप्स दे रहा हूँ कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करे, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपका फर्स्ट था। सेकंड आपका जो है न्यू अर्बन प्रोविंस कराची की बात करता है। बात इसके अंदर बेटा एक ही है। बात क्या है? बात सिंपल सी है। एमक्यूएम के बारे में वो लिखता है कि एमक्यूएम कहती है कि जो कराची है ना इसको सूबा बना दिया जाए, प्रोविंस बना दिया जाए। लेकिन ये एमक्यूएम का सामान्य एक व्यू है। दूसरी तरफ वो कहता है कि जो क्लास ऑफ इंटेलिजेंसिया है या एजुकेटर्स हैं या जो भी एक दूसरी क्लास है, उनकी राय ये है कि वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, ना कि कराची को सूबा बना दिया जाए। ठीक है? ये बस इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पेपर के पर्सपेक्टिव में भी है और जो मेन बात भी है। एमक्यूएम ये कहती है कि जो कराची है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी के एंगल के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन कराची का जो अर्बन सिस्टम है ये डिके होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, क्राइम रेट जो है बढ़ता जा रहा है और गवर्नेंस जो है फेलियर यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जैसे कि पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी ने कई साल तक हुकूमत की यहाँ पर, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी यहाँ पर हुकूमत की, बट इस वो जो है ना इसको उस लेवल पे लेके नहीं जा सके। तो सिंध का वो कहता है बाकी जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी यही हालात हैं। तो लेकिन कहता है कि पहले भी इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई थी, लेकिन सिंध की जो एथनिक टेंशन है, यानी कि वहाँ पर मुहाजर और फिर वो दूसरे और कई, यानी कि मिक्सचर है काफ़ी चीज़ों का एथनिसिटी के एंगल से, तो अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो सही से ब्रेक डाउन नहीं होगा या मोर तबाही लेकर आएगा। ठीक है ना? बहरहाल, तो एमक्यूएम ये चाहती है कि इसको सूबा बना दिया जाए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करो। ठीक है ना? अगर आप कराची का गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करना चाहते हो तो लोकल गवर्नमेंट जो है उसको मजबूत करो। लेकिन अब वो साथ में ये लिखता है, बहुत विजिबल लिखता है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के अंदर हैं वो हमेशा से इस चीज़ को लेकर रुकावट सामने रखते रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान में मजबूत ना हो। ठीक है ना? ताकि पावर उनके पास रहे। तीन किस्म की बेटा आपके पास गवर्नमेंट्स थी, एक ऊपर फेडरल है, फिर प्रोविंशियल है और फिर लोकल है। पहले फेडरल के पास सबसे ज़्यादा पावर्स थी, उसके बाद 18th अमेंडमेंट की गई और पावर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी दी गई। और साथ में उसमें यह भी कहा गया था कि नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को भी आपने पावर्स देनी है, लेकिन उसके बाद पावर्स सिर्फ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ही रुक गई। ये सारे फंड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, सारे इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद, तो जो नीचे वाली गवर्नमेंट है जो कि आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश ही नहीं किया गया। इसमें नुकसान है पॉलिटिशियंस का भी और ब्यूरोक्रेट्स का भी। पॉलिटिशियंस का ये नुकसान है कि उनको फंड्स नीचे देने पड़ेंगे, ऐसे वो अपने एमपीएस को फंड्स देते हैं, अपनी मर्जी से खर्च करते हैं तो नीचे नहीं देते। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी यही है कि ब्यूरोक्रेट्स फिर अंडर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा, तो जैसे कमिश्नर है आपका, ये डीसी वगैरह हैं, तो ये नाज़िम वगैरह जो हैं इनको जवाबदेह होंगे, तो ये बड़ा उनके लिए एक समझ लें कि उनके लिए एक नीचा समझ लें कम तरीक उनको जहन में आती है, तो वो कहते हैं कि ये ना, और भी अदर चीज़ें हैं। तो ये मेन ये हर्डल्स हैं जिसकी वजह से ना लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शंस हैं टाइमली करवाए जाते हैं, ना लोकल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि मुशर्रफ का जो लोकल इराक था उसमें हमें देखा कि लोकल गवर्नमेंट जो थोड़ी बेहतर हुई। तो आर्टिकल 140 ए है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि टाइमली लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की ये करवाए जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स, देख रहे हैं, फाइनल फाइनेंशियल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दोनों जो है उनको दी जाएं। बहरहाल, और फाइनली वो यही कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है लोकल गवर्नमेंट को वो प्रमोट कर सकती है अकाउंटेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी एंड अर्बन डेवलपमेंट। यानी कि ज़ाहिर है जब आपके पास नीचे लोकल गवर्नमेंट होगी तो वो ज़ाहिर है वहाँ के जो, जैसे मैंने अभी मेंशन किया डीसी वगैरह आपका है, तो उनसे जब वो पूछेंगे तो एसी से भी पूछेंगे, बाकियों से भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। फिर इसके अलावा जो है
फाइनेंस उनको दिया जाएगा, वो अपने इलाके की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पर ख़र्च करेंगे, तो अल्टीमेटली जो है लोकल लेवल के ऊपर जो है प्रोग्रेस होगी, जिसमें कराची का और बाकी इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, क्राइम रेट भी कंट्रोल में आएगा और गवर्नेंस भी बेहतर होगी। और अगर आप वेस्टर्न्स की एग्जांपल लें तो वेस्टर्न जैसे आपका बरतानिया और बाकी मुल्क कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। सो दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक समझ लें कि एक अल्टरनेट है प्रोविंसेस बनाने। आप जो डिबेट होती है प्रोविंसेस जो है बनाए जाएँ, उसमें अगर लोकल गवर्नमेंट को मजबूत कर दिया जाए तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से था बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं पंजाब का बजट के बारे में डिस्कस करता है। पंजाब का बजट अगर वैसे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको कहूँ तो मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये कितने बिलियन का है। ठीक है, इसको याद करो, फैक्ट एंड फिगर्स को कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। इस तरह से याद करने लगेंगे तो हो गया हमारा CSS। ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा फिगर रखें ज़हन में कि अप्रोक्सीमेटली इतने बिलियंस का इन्होंने दिया है, वो भी कहीं लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिमांड क्रिटिकल एनालिसिस। हाँ, जो आपके मेजर सेक्टर्स हैं, जिस तरह से आपकी एजुकेशन है, मेजर सेक्टर से मुराद वो है जो डायरेक्टली लोगों के ऊपर अफेक्ट होता है। एजुकेशन का बजट कितना है वो आप एजुकेशन के टॉपिक में लिख सकते हैं। हेल्थ को कितने परसेंटेज दिया, हेल्थ के टॉपिक में लिख सकते हैं। या इन द सेम फैशन जो एग्रीकल्चर या किसी और तरीके से जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये हर चीज़ को यहाँ फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा याद करना मुश्किल हो जाता है। जितने आप इजीली मेमोराइज़ कर सकते हैं कर लें, अदरवाइज़ इट्स ओके। ठीक है, ये नहीं करना कि अब ये सारे के सारे यहाँ से देख देख के लिखते रहें। तो ये तो फिर अभी हर सूबे का अलग-अलग आएगा, फिर फेडरल का भी आएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फेडरल का हाँ, आपको थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा उसको, मेन जो उसके फिगर्स हैं वो। बहरहाल इसमें वो ये कहता है कि इतने बिलियंस का है और इतने एक्सपेंडिचर्स हैं और इतना हमारा सरप्लस में रहेगा। बजट बेसिकली जो होता है वो यही होता है कि कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, कहाँ से इकट्ठे करने हैं ये, और उनको कहाँ पर खर्च करना है ये। तो ये इतने इकट्ठे करेंगे, इतने खर्च करेंगे और इतने हमारे पास पैसे फिर भी बच जाएँगे। ये है पंजाब गवर्नमेंट का बजट फिस्कल ईयर 27 का। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर अभी तो 26 चल रहा है, तो ये फिस्कल ईयर 27 का कैसे होगा? तो फिस्कल ईयर बेटा जो आपका शुरू होता है वो 1 जुलाई से होता है, 1 ऑफ जुलाई से शुरू होता है आपका। ठीक है? 1 ऑफ जुलाई से आपका फिस्कल ईयर शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर। चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब का इतने ट्रिलियन का बजट है जिसमें इतना सरप्लस है जैसे मैंने बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोई बहुत बड़ा टैक्स बढ़ाने नहीं जा रहे। हाँ, एनुअल स्पेंडिंग्स हम कम करने जा रहे हैं, 40% हम कम कर देंगे एनुअल स्पेंडिंग्स की। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को कम कर देंगे, सोशल सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कम कर देंगे। अब सोशल सेक्टर के ऊपर आपको पता है एजुकेशन, हेल्थ, इन ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, जो वेलफेयर वाले काम है, तो उसके ऊपर भी कम करेंगे। अब ये क्यों कम करेंगे? इसलिए कम करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको पैसे हम अरेंज करके थोड़े बहुत देंगे। अब ये एक अलहदा से डिबेट है। ठीक है, जिस दिन ये उसके ऊपर टॉपिक आएगा आई विल डिस्कस इन डिटेल कि फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस से पैसे लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, और ये यहाँ पर वो कहता है कि अगर ये एलोकेशन जो कम कर रहे हैं 40% उन्होंने कम कर दिए, इससे अंडर डेवलपमेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल बाकी रिफॉर्म्स की अगर बात करें, अभियाना के अंदर उन्होंने रिफॉर्म्स किए। अभियाना क्या है? ये जो ज़मीनों को पानी लगाया जाता था उसके टैक्स की बात कर रहा है। पहले वो कहता है फसल के हिसाब से होता था, अब एकड़ के हिसाब से उन्होंने कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। जितने आपके एकड़ आपकी ज़मीन है उसके हिसाब से आपसे ये टैक्स लिया जाएगा, पानी लगाएं या ना लगाएं वो एक अलग बात है। ठीक है, और इसके अलावा सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस को थोड़ा सा बढ़ाया गया। रियल स्टेट और एग्रीकल्चर को बिल्कुल नहीं छेड़ा इन्होंने। ठीक है, लेकिन राइटर कहता है कि इनको छेड़ना चाहिए, ये बड़े सेक्टर्स हैं। तो फिर ही अगर आप ब्रोडन करेंगे टैक्स नेट को तो फिर ही आप लोग इम्प्रूव कर सकेंगे। बहरहाल इसके साथ साथ ट्रू ट्रिलियन का पीवोट जो है वो इनिशिएटिव, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है जो पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, और इसका मकसद क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ाना, इंडस्ट्री बढ़ाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना। ये एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं। इसके ऊपर भी जिस दिन डिटेल में आएगा वी विल डिस्कस इन डिटेल। लेकिन पेपर के अंदर इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट्स अनाउंस करती रहती हैं, हर एक प्रोजेक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो पिवोट वैसे आपको एब्रीविएशन का पता होना चाहिए, पंजाब इनोवेशन फॉर वैल्यू अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अगर फेडरल लेवल के ऊपर होता है या किसी दूसरे मुल्क के साथ होता है, जैसे चाइना के साथ सी पैक हमारा होता है, तो ये तो फिर ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना। तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। तो इसमें ये क्या है, कितने बिलियन की हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना, इंडस्ट्री के इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, वहाँ से चीज़ें बनाएंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये था ये वाला। ठीक है, बहरहाल बेटा ये थे आपके आज के टुडे डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको डेली के डेली जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ।
थोड़ा-सा सेटिंग करने में टाइम तो फिर लगता ही है, तो इंशाल्लाह हो जाएँगी। बाकी आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। तो एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, वहाँ पे आप साइन अप करें, ठीक है? उसके बाद आप जो है डान ओपिनियन एनालिसिस है, उसकी आर्टि उस उसमें जाए, वहाँ पे 2026 के अंदर आपको जून का जो है ये वाला सीरीज़ मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। बाकी जिन्होंने कंप्लीट लेक्चर सुना है वो डन लिखे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे आइडिया हो सके। थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।